वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन उसका लाभ उठाते रहिए। नेक्स्ट टेस्ट है ये मॉडर्न इंडिया का टेस्ट नंबर 388। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 388 तक पहुँच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिशों द्वारा मतलब अंग्रेज़ों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? 1772, 1830, 1858 या फिर 1990? ब्रिटिशों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को लागू किया गया 1813 में। कब? 1830 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अंग्रेजों द्वारा 1813 में भारत के ऊपर एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति लाद दी गई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों के पतन के प्रमुख कारण थे। कौन कौन से कारण थे? इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीन निर्मित सस्ती वस्तुएं, भारतीय शासकों पर ब्रिटिशों का शासन, ब्रिटेन व यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए उच्च आयात कर और भारत में रेलवे का विकास रह गया है। देखिए, ये सारे के सारे जो कारण हैं वो भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों के पतन के कारण थे, क्योंकि रेलवे का विकास हुआ। उससे क्या हुआ? इंग्लैंड से चीज़ें आयात की जाने लगी जो मशीन से बनी होती थी, तो भारतीय हथकरघा और शिल्पकार तो पीछे हो गए बेचारे। भारतीय शासकों पर अंग्रेज़ों ने शासन कर लिया। ब्रिटेन और यूरोप में भारतीय वस्तुओं जो बेची जाती थी उन पर आयात शुल्क बहुत ऊंचे थे। तो सारे के सारे हैं इसका डी आंसर। तो देखिए, भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों के पतन के प्रमुख कारण थे इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ भारतीय वस्तुओं की प्रतिबद्धता, जिसके कारण सूत कातने तथा सूत कपड़ा बुनने के उद्योग को सबसे अधिक धक्का लगा, क्योंकि मशीन तो 100 आदमियों को काम एक साथ कर देती है, लेकिन 100 आदमी तो काफ़ी दिन में करते हैं ना काम। चलिए भाई, दूसरा देखते हैं। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन व यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर उच्च आयात शुल्क तथा अन्य प्रतिबंध लगाए गए। और क्या हुआ? भारतीय शासक और उनके राज दरबारी, जो शहरी हस्तशिल्प की वस्तुओं के मुख्य ग्राहक थे, धीरे धीरे उनके लुप्त हो जाने से इन उद्योगों को बड़ा धक्का लगा। जैसे सैनिक सामान हो गया, हथियार, जिनकी आपूर्ति भारतीय द्वारा की जाती थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इनकी आपूर्ति करने से भारतीय हस्तशिल्पों का पतन हुआ। भारतीय उद्योगों, विशेषकर ग्रामीण दस्तकार उद्योगों की बर्बादी रेलवे के बनते ही काफ़ी तेज हो गई, और रेलवे द्वारा ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं को सुदूर गांव में पहुंचाने में सहायता मिली। यानी देखा जाए तो अंग्रेज़ों की वस्तुएं गांव-गांव पहुंचाई जाने लगी। फिर तो हथकरघा और शिल्प पीछे हो जाएंगे ना वो। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। औपनिवेशिक काल में भारतीय किसानों की बर्बादी के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? उच्च भू राजस्व, नई कानून प्रणाली तथा नई कानून राजस्व नीति, अब औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और कृषि का वाणिज्यिकरण। देखिए, बिल्कुल अंग्रेज़ों ने खाद्यान्न फसलों के स्थान पर जो है वो नकदी फसलों को प्रोत्साहन दिया, और बिल्कुल ये किसानों की बर्बादी का प्रमुख कारण था। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, नई कानूनी प्रणाली तथा नई राजस्व नीति, उच्च भू राजस्व कर, ये सारे के सारे डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, जमींदार तथा भूस्वामियों ने स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के संघर्ष का समर्थन किया। ब्रिटिश काल में जमींदारी प्रथा के प्रसार के कारण बिचौलियों का उदय हुआ। ब्रिटिश शासन के आरंभ में बंगाल तथा मद्रास के पुराने जमींदार तबाह हो गए। तबाह, देखिए करेक्ट है यहाँ पर डी। ब्रिटिश काल के आरंभ में बंगाल में मद्रास के पुराने जमींदार तबाह हो गए। ब्रिटिश काल में जमींदारी प्रथा के प्रसार के कारण बिचौलियों का उदय हुआ।
पहला वाला गलत है, क्योंकि जमींदार तथा भूस्वामियों ने स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के संघर्ष का समर्थन नहीं किया था। ये गलत है, ये वाला स्टेटमेंट। 2 और 3 करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। तो देखिए, कथन एक असत्य है, क्योंकि जमींदार तथा भूस्वामी संरक्षित राज्यों के राजाओं के साथ विदेशी शासकों के राजनीतिक समर्थक बन गए थे तथा इन्होंने उदीयमान राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया, क्योंकि ये लोग जमींदार हो गए, भूस्वामी हो गए, इनको महसूस हुआ कि हमारा जो अस्तित्व है ना, वो ब्रिटिश शासन से ही है। ऐसा समझते थे ये लोग, मतलब एक तरह से गुलामी में अपना घर चला रहे थे ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है, ब्रिटिश सरकार ने कृषि के सुधार और आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिंध में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि कॉलेज की स्थापना की। कुछ नहीं की थी, ऐसा कुछ भी नहीं किया था, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और इन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी भी नहीं ली थी कृषि के सुधार और उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की, आधुनिक मॉडर्नाइजेशन करने की, आधुनिकीकरण करने की। तो केवल एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, 2 गलत है। तो कथन एक सही है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कृषि के सुधार और आधुनिकीकरण की कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश सरकार का सारा ध्यान केवल भू राजस्व एकत्र करने में लगा। ब्रिटिश शासनकाल में कृषि शिक्षा पूर्णतः उपेक्षित थी। 1939 में पूरे भारत में केवल 6 ही कृषि कॉलेज थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिंध प्रांत में एक भी कृषि कॉलेज नहीं था। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में बम्बई में शुरू की गई। भारत में पहली जूट मिल 1855 में सिरसा, बंगाल में स्थापित की गई। करेक्ट है, इंटरचेंज कर दूं? भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई में कब? 1853 में। और भारत में पहली जूट मिल कब? पश्चिम बंगाल, सिरसा, 1855 में। मतलब बंगाल, सिरसा उस समय का आपका पश्चिम बंगाल। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक जो है वो सही है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी का स्वामित्व था। ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय उद्योगों में ऊंचे मुनाफे की संभावनाओं के कारण उसकी ओर आकर्षित हुए थे। भारत में श्रम अत्यंत सस्ता था, कच्चा माल तुरंत और सस्ती दरों पर उपलब्ध था। ये करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी का स्वामित्व या नियंत्रण था। क्योंकि ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय उद्योगों में ऊंचे मुनाफे की संभावनाओं के कारण उसकी ओर आकर्षित हुए। भारत में श्रम अत्यधिक सस्ता था, कच्चा माल तुरंत और सस्ती दरों पर उपलब्ध था तथा तैयार वस्तुओं के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों का विशाल बाजार था। तभी तो चांदी कट गई अंग्रेजों की। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय उद्यमियों को ब्रिटिश काल के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी का बैंक से मिलने वाली पूंजी की विभेदकारी दर का, रेलवे भाड़े की दरों में असमानता, देश में भारी या पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का अभाव। देखिए, पढ़ने से लग रहा है कि एक स्टेटमेंट के बिल्कुल जो है ये भारतीय उद्यमियों को ब्रिटिश काल के दौरान जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। इन सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। भारतीय पूंजीपतियों को आरंभ से ही ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों के सामने झुकना पड़ता था। अनेक स्थितियों में भारतीय कंपनियों पर भी विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण वाली मैनेजिंग एजेंसियों का दबदबा होता था। भारतीय उद्योगपतियों को बैंकों से ऋण मिलने में भी कठिनाई होती थी और अधिकतर बैंकों पर ब्रिटिश पूंजीपतियों का प्रभाव था। अगर भारतीयों को कर्ज मिलते भी थे तो ऊंची दरों पर उनको कर्ज दिए जाते थे, जबकि विदेशी काफ़ी आसान या सस्ती कर्ज दर पर उनको जो है पैसा मिल जाता था। अब देखिए, भारत सरकार की रेलवे नीति ने भी भारतीय उद्योगों के प्रति भेदभाव किया। आयातित वस्तुओं की उपेक्षा भारतीय वस्तुओं का विपणन कठिन और खर्चीला था।
भारतीयों द्वारा उद्योग स्थापित करने में एक अन्य गंभीर कठिनाई यह भी थी कि देश में भारी या पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का लगभग पूरा अभाव था। इन उद्योगों के बिना अन्य उद्योगों का तेज व स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा है? भारत में औद्योगिकरण, बंधुआ मजदूरी की दशा, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नील से रंग बनाने का उद्योग भारत में 18वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। नील उत्पादक किसानों पर अत्याचार का सजीव चित्रण प्रसिद्ध बंगला लेखक हैं ये दीनबंधु मित्र 1860 में अपने नाटक नील दर्पण में किया गया है। अलग से प्रश्न पूछ ले सकते हैं कि नील दर्पण किसने लिखा है, किसका नाटक है? तो दीनबंधु मित्र का। कब लिखा गया? 1880 में। और कौन से लेखक हैं? बंगला भाषा के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा गलत है। भारत में नील की खेती मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में की जाती थी और चीन में नील का अत्यधिक उत्पादन तथा यूएसए को निर्यात के कारण भारत में इसकी खेती बंद कर दी गई। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, भारत में नील की खेती मुख्य रूप से बंगाल व बिहार में की जाती थी। दूसरा वाला गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि चीन में नील का अत्यधिक उत्पादन था, वजह कोई और थी। वजह थी ये, फिलहाल तो एलिमिनेट करो दूसरे वाले को। इसका पूछा क्या आंसर? केवल गलत पूछा ना, तो दो गलत है। वजह थी जो जापान है ना, जापान, सॉरी, जो जर्मनी है ना, जर्मनी ने जो संश्लेषित रंग बनाने का जो है उसने आविष्कार कर लिया था। मतलब आर्टिफिशियल जो कलर बनाने का उसने आविष्कार कर लिया था। कृत्रिम रंग के आविष्कार से जो है भारतीय नील उद्योग को बड़ा धक्का लगा और धीरे धीरे जो है इसका ह्रास हो गया। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा सही नहीं है। ये जो लिखा ना स्टेटमेंट में, चीन ने नील का अत्यधिक उत्पादन तथा यूएसए को निर्यात के कारण भारत में इसकी खेती बंद कर दी गई, ये नहीं था मुद्दा। मुद्दा ये था कि जर्मनी ने कृत्रिम रंग के आविष्कार से भारतीय नील उद्योग को बड़ा धक्का लगा और धीरे धीरे इसका ह्रास हो गया। तो उसको अब इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है इस चीज़ की अपेक्षा। चलिए भाई, तो ये 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।